लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। यह साल था 712 ईस्वी। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध की धरती पर पहुंचा। सिंध आज पाकिस्तान में आता है। नाउ कट टू 1947। भारत से काट कर एक पाकिस्तान बना। मॉडर्न पाकिस्तान ने अपनी किताबों में मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी लिख दिया। यह एक ऐसा नैरेटिव था जिसे बार बार सच की तरह परोसा गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस जमीन का असली इतिहास मुगलों, अंग्रेजों या इस्लाम के आने से भी हजारों साल पहले शुरू होता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को दांतों की सर्जरी और मेटल्स का इस्तेमाल करना सिखाया। एक ऐसी सभ्यता जो बिल्कुल उल्टी है उस इमेज से जो इमेज आज पाकिस्तान की है। आज से करीब 9000 साल पहले बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक इंसान के दांत में ड्रिल से छेद किया गया, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। ये उस डीएनए का जीता जागता सबूत है जिसे आज की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की किताबों से जानबूझकर मिटाया गया। आज हम पाकिस्तान और सिंधु घाटी के उस असली इतिहास को डिकोड करेंगे जो सदियों से जमीन के नीचे और सत्ता के गलियारों में दफन रहा। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों की भाषा बदली, धर्म बदला, शासक बदले, लेकिन उनका डीएनए आज भी वहीं बैठा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का इतिहास क्या है, इसके असली बाशिंदे कौन थे और कैसे अपनी जिद के चलते पाकिस्तान अपने ही इतिहास को अपने देश में पढ़ाना नहीं चाहता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान के इतिहास की शुरुआत ना आज़ादी के टाइम से शुरू होती है और ना ही मोहम्मद बिन कासिम के हमले से। इसकी शुरुआत खेती और विज्ञान से होती है। बलूचिस्तान के बोलन पास के पास एक जगह है मेहरगढ़। आर्कियोलॉजिस्ट खासकर जीन फ्रैंकोइस जारिज की रिसर्च से यह साबित हुआ है कि यह बस्ती मिडिल ईस्ट की कोई कॉपी नहीं थी। यहाँ के मूल निवासियों का यह अपना इनोवेशन था, उनकी अपनी मेहनत का रिजल्ट था। मेहरगढ़ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो दुनिया के सबसे शुरुआती मेटलर्जिस्ट भी थे। 6000 ईसा पूर्व में जब यूरोप ने तांबे को ठीक से पिघलाना भी नहीं सीखा, तब यहाँ के लोग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो तांबे के पहिए वाले ताबीज बना रहे थे। ये एक बेहद ही एडवांस और साइंटिफिक सोच वाला समाज था। आज जब हम भारत में हड़प्पा के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम इस जगह के बारे में भी पढ़ते हैं। शुरुआती दौर में मेहरगढ़ की सोसाइटी काफ़ी हद तक मैट्रियार्कल यानी मात्र सत्तात्मक लगती है। खुदाई में हज़ारों ऐसी मूर्तियाँ मिली जो सिर्फ महिलाओं की हैं। ये फर्टिलिटी और मदर गॉडेस की पूजा का इशारा करती हैं। उस वक्त कोई बड़े महल या भारी भरकम किले नहीं थे। लोग एक जैसे मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन ये बराबरी हमेशा नहीं रहने वाली थी। ताकत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत जल्दी बदलने वाला था। करीब 2600 ईसा पूर्व आते आते ये छोटे गांव हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में बदल गए। हाल ही में राखी गढ़ी से मिले कंकालों की डीएनए सीक्वेंसिंग से एक बड़ी बात सामने आई। ये पूरी तरह से साबित हो गया कि हड़प्पा के लोग बाहर से आए हुए कोलोनाइजर नहीं थे। वो प्राचीन ईरानी किसानों और साउथ एशियन हंटर गैदरर्स के मिलन से बने थे, यानी वो इसी मिट्टी की पैदाइश भी थे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद ये सोसाइटी भी कोई आदर्श दुनिया या यूटोपिया नहीं थी। जैसे जैसे शहर बड़े हुए, समाज में भेदभाव शुरू हो गया। शहर के अमीर लोग पक्के मकानों और प्राइवेट कुओं वाली गेटेड कम्युनिटीज़ में रहते थे, जबकि जो खेती करते थे और निचले तबके के लोग थे उन्हें शहर की चार दीवारी के बाहर रखा जाता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि पॉसिबल है कि ये उस गहरे सामाजिक बंटवारे की शुरुआत थी जिसे आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप मिला। हड़प्पा सभ्यता के ये शहर अपने पीक पर थे, ट्रेड फल फूल रहा था, लेकिन फिर अचानक सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। मौसम में भारी बदलाव आए, सूखा पड़ने लगा और ये महान सभ्यता बिखरने लगी। लोग अपनी जान और परिवार बचाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी वक्त सेंट्रल एशिया के मैदानों से एक बहुत बड़ा जेनेटिक बदलाव उनकी ओर बढ़ रहा था। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद स्टेपी मैदानों के चरवाहे इस इलाके में आने लगे। ये कोई अचानक या रातों रात का हमला नहीं था, बल्कि ये बहुत सारी पीढ़ियों तक चलने वाला एक लंबा माइग्रेशन था। इन नए लोगों का डीएनए यहाँ के बचे हुए हड़प्पन लोगों के डीएनए से मिल गया। साइंस की भाषा में इसे एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन यानी ANI प्रोफाइल कहा जाता है। माना जाता है कि मॉडर्न पाकिस्तान के लोगों का डीएनए का बेस यही है। इस माइग्रेशन ने यहाँ की पूरी लैंग्वेज को बदल कर रख दिया।
जो एंशंट लैंग्वेजेस थी वो ज़्यादातर लुप्त हो गई और इंडो आर्यन भाषाएं हावी हो गई। हालांकि यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाषा का बदलना और डेमोग्राफी का बदलना पूरी तरह से ये दो अलग अलग बातें हैं। प्राचीन इंडो आर्यन भाषाओं का यहाँ हावी होना किसी आर्यन इन्वेजन का नहीं बल्कि एक लंबे समय तक चले कल्चरल डिफ्यूजन का रिजल्ट था। यहाँ के मूल निवासियों ने नई भाषाओं को अपनाया, लेकिन उनकी जैविक पहचान यानी जो डीएनए था ये वही बना रहा आज भी। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो बलूचिस्तान के पहाड़ों में एक बहुत गहरी मिस्ट्री है जिसे ब्राहुई लोग कहते हैं। ये लोग पश्तूनों और बलोचों के बीच में रहते हैं। जेनेटिक टेस्ट से पता चलता है कि इनका डीएनए बिल्कुल अपने पड़ोसियों जैसा है, लेकिन ये आज भी एक द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। इसका कनेक्शन साउथ इंडिया से जुड़ता है। माना जाता है कि करीब 3000 साल पहले बाहर से आए लोगों ने ब्राहुई लोगों के पूर्वजों का पूरा डीएनए बदल दिया, लेकिन ये किसी तरह का चमत्कार था कि वो अपनी पुरानी भाषा को बचा ले गए। इतिहास का ये ग्लिच आज भी साइंटिस्ट को हैरान करता है। लैंग्वेज बदल गई लेकिन खून वही रहा, पर इस ज़मीन का सबसे बड़ा खून खराबा और राजनीतिक खेल अभी शुरू होना बाकी था। सवाल यह है कि हड़प्पा के बिखरने और अरबों के आने के बीच 2500 साल बचते हैं, वो कहाँ गए? क्या ये ज़मीन तब बंजर पड़ी थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के इतिहास से ये वो चैप्टर है जिसे पाकिस्तान के इतिहास की किताबों से लंबे समय तक गायब किया गया। ये वो दौर था जब इसी पंजाब और सिंध, जिसे तब सप्त सिंधु कहा जाता था, उन नदियों के किनारे बैठकर ऋग्वेद लिखे गए। तक्षशिला के रूप में दुनिया का सबसे शुरुआती एजुकेशन हब यहीं पर खड़ा किया गया। ये वो जगह थी जहाँ के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य और पाणिनि जैसे लोगों ने अपना काम किया। लेकिन दोस्तों ये इलाका सिर्फ नॉलेज का सेंटर नहीं था, ये उस वक्त की ग्लोबल सुपर पावर्स का बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड भी था। फारस के हकमानी साम्राज्य से लेकर सिकंदर की सेनाओं तक सबका आमना सामना इस ज़मीन से हुआ। इसी मिट्टी ने झेलम के किनारे सिकंदर और राजा पोरस का वो खूनी टकराव देखा जिसने ग्रीक आर्मी के हौसले तोड़ दिए। आगे चलकर यही ज़मीन मौर्य साम्राज्य और कुषाण वंश का गढ़ बनी। कुषाणों के राजा थे कनिष्क। उनके दौर में ये इलाका ग्लोबल कल्चर का मेल्टिंग पॉट बन गया। ग्रीक और रोमन स्टाइल जब यहाँ के लोकल आर्ट से मिला तो जन्म हुआ गांधार आर्ट का। अरबों के हमलों से हज़ारों साल पहले ही ये ज़मीन बौद्ध धर्म और एक बेहद कॉम्प्लेक्स एडवांस कल्चर का सेंटर बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों आयरनी देखिए कि सिर्फ आज के पॉलिटिकल नैरेटिव के चक्कर में पाकिस्तान इस गोल्डन दौर को भी अपनी किताबों से डिलीट कर चुका है। खैर, वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और 7वीं सदी की शुरुआत होती है, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान के इतिहास की शुरुआत। ये वो दौर था जब पूरा मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। उस वक्त सिंध पर राय वंश का राज था। राजा राय द्वितीय का साम्राज्य कश्मीर के पहाड़ से लेकर मकरान के समुद्री तट तक फैला था। इस दौर तक आते आते बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू धर्म तीनों एक साथ चलते थे। लेकिन राजा राय साहसी द्वितीय के दरबार में एक कुछ और ही खेल चल रहा था। इनके एक मंत्री थे चच। चच ने राजा की मौत के बाद राजा की विधवा रानी सुहा नदी से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर राजमहल के अंदर एक साइलेंट तख्ता पलट किया। चच ने खुद को सिंध का राजा घोषित कर दिया। इन्हीं चच ने सिंध की सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाया। ये ताकत वहाँ के जाट और मेड कबीले थे। ये कबीले मेनली बौद्ध धर्म को मानते थे और किसानी या पशुपालन करते थे। चच को हमेशा से डर था कि ये मेजॉरिटी लोग सत्ता के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको कुचलने का फैसला किया। जाटों के हथियार छीन लिए गए, उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें अच्छे कपड़े पहनने, रेशम का इस्तेमाल करने और घोड़ों की सवारी करने पर सख्त रोक लगा दी गई। उन्हें आदेश था कि वो सिर्फ नंगे पैर चलेंगे और बाहर निकलते समय अपने साथ कुत्ते लेकर चलेंगे। चच ने अपने ही देश के लोगों को अछूत और दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया था। सत्ता के नशे में चच को लगा कि उसने अपना सिंहासन सुरक्षित कर लिया है। उसने सिंध में खौफ का माहौल बना दिया, लेकिन असल में उसने अपनी ही सल्तनत की नींव में बारूद बिछा दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही दबे कुचले लोग आगे चलकर बाहरी ताकतों के लिए सिंध के बड़े दरवाजे खोलने वाले हैं। सिंध से बहुत दूर अरब के रेगिस्तान में एक नया और ताकतवर साम्राज्य उभर रहा था। उम्मय्यद खलीफा अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। अक्सर बताया जाता है कि अरब सेना सिर्फ धर्म को फैलाने के लिए सिंध आई थी, लेकिन इसके अलावा कुछ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीज़न भी थे इन हमलों के पीछे। उम्मय्यद खिलाफत का निशाना सिर्फ धर्म नहीं बल्कि पैसा, समंदर और व्यापार था। सिंध का देवल बंदरगाह, जो आज का कराची है, उस समय की दुनिया का स्वेज नहर के जैसा था। ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा और अहम रूट हुआ करता था ये बंदरगाह।
साउथ एशिया के मसाले, सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज और मिडिल ईस्ट का भारी मार्केट, सब कुछ इसी रास्ते से गुजरता था। उम्मयद खिलाफत को इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर मोनोपोली चाहिए थी। सिंध के अंदर चल रही बगावत, नफरत और सामाजिक कलह ने अरबों को एक कब्जा करने का बेहतरीन और हिस्टोरिकल मौका दे दिया। इस मौके को कामयाबी में बदला उम्मयदों के एक लड़ाके ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। साल 712 में कासिम ने सिंध पर हमला किया। तब चच के बेटे राजा दाहिर सिंध की गद्दी पर थे। राजा दाहिर को अपनी बहुत बड़ी सेना, ऊंचे किलों और अपने खूंखार जंगी हाथियों पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि मकरान के रेगिस्तान को पार करके आई थकी हुई अरबी सेना इन हाथियों के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन दाहिर की सेना इस जंग को हार गई और सिंध हमेशा के लिए उम्मयद खिलाफत का हिस्सा बन गया। यह इतिहास का वो मोड़ था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास को भी बदलने में अपना रोल निभाया, क्योंकि तब पाकिस्तान नाम से कोई देश नहीं हुआ करता था। इसके बाद का इतिहास अक्सर सीधे मुगलों या दिल्ली सल्तनत की तरफ छलांग लगा देता है। मॉडर्न किताबें ऐसे दिखाती हैं जैसे मानो अरबों के आने के बाद सिंध के मूल निवासियों ने पूरी तरह से हार मान ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरबों और बाद में गजनवी के कमज़ोर पड़ने के बाद यहाँ के लोकल लोगों के पास फिर से सत्ता आई। सुमरा और सम्मा राजवंशों ने सदियों तक यहाँ राज किया। ये लोग लोकल सिंधी और राजपूत कबीलों से आते थे। इन्होंने वक्त के साथ इस्लाम अपना लिया। उन्होंने बाहरी ताकतों को बाहर खदेड़ दिया। सम्मा राजवंश के दौर को सिंध का गोल्डन एज भी कहा जाता है। खासकर राजा जाम निजामुद्दीन द्वितीय, जिन्हें प्यार से जाम निंदो कहा जाता था, उनका राजकाज बहुत शानदार था। जाम निंदो के टाइम पर एजुकेशन, सूफी आर्ट और खेती और ट्रेड अपने पीक पर थे। उनकी सेना के वजीर दरिया लशारी एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे। इस काल में उन्होंने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सूफी संतों ने भी यहाँ पर अपना काम दिखाया। बाबा फरीद से लेकर लाल शहबाज कलंदर तक इन संतों ने यहाँ के लोक संगीत, यहाँ की भाषा और यहाँ के दर्शन को इस्लाम के साथ ऐसे मिलाया कि एक नई इंडियनाइज्ड पहचान पैदा हुई। पाकिस्तान की असली सांस्कृतिक पहचान इसी सूफी परंपरा से निकलती है, ना कि उस पॉलिटिकल सत्ता के बदलावों से जो आज़ादी के बाद देखने को मिले। वजीर दरिया लशारी ने अपनी समझदारी से सेंट्रल एशिया से आने वाले कई बाहरी हमलावरों को बार बार धूल चटाई। उन्होंने साबित किया कि सिंधु घाटी के लोग अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। ये वो दौर था जब मूल निवासियों ने विदेशी दखलंदाजी के बिना एक बहुत ही पीसफुल और समृद्ध समाज बनाया था। लेकिन दोस्तों, हर अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त भी आता है। 1519 में बैटल ऑफ फतेहपुर लड़ी गई। शाह बेग अरगुन की सेना ने सम्मा राजवंश के आखिरी कमज़ोर सुल्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। सिंध की राजधानी थट्टा को बेदर्दी से लूटा गया। ये वो टाइम था जब सिंध और आसपास के इलाकों से लोकल ताकत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसके बाद मुगल आए। मुगल इतिहास में आज का पूरा पाकिस्तान उनके कब्जे में रहा। अपने पीक पर मुगलों ने आज के पाकिस्तान को लाहौर, मुल्तान और थट्टा यानी सिंध जैसे अहम सूबों में बांट दिया था और उस पर कड़ा कंट्रोल रखा। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता में एक ऐसा वैक्यूम बनने लगा कि मुगलों की पकड़ यहाँ से बिखरने लगी। असली झटका 1739 में लगा। ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और एक ही झटके में सिंधु नदी के वेस्ट का पूरा हिस्सा यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुगलों से छीनकर अपने एम्पायर में मिला लिया। इसके बाद रही सही कसर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने पूरी कर दी। हालांकि मुगलों के जाने के बाद और अंग्रेजों के ज़मीन पर पैर रखने से पहले आज के पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से यानी कि पूरे पंजाब और पेशावर तक पर महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर का शासन था। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद और एंग्लो सिख वॉर्स के बाद वो लोग आए जिन्होंने इस पूरी सभ्यता को अपनी शतरंज का मोहरा बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश हुकूमत की। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग अगर एकजुट हो गए तो उन्हें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इतिहास की सबसे खतरनाक और बेहद लंबी सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। उन्होंने एक सूडो साइंस का सहारा लिया। इसे मार्शल रेस थ्योरी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासन करने का मंत्र बहुत ही साफ लेकिन क्रूअल था। उनका फॉर्मूला था, पंजाबियों पर राज करो, सिंधी लोगों को डरा कर रखो, पश्तूनों को खरीद लो और बलूचों से दोस्ती का नाटक करो। उन्होंने खुद ये तय कर दिया था कि कौन सी कौम जन्म से ही लड़ने के लिए बनी है और कौन सी कौम सिर्फ किसानी या मजदूरी के लिए। अंग्रेज़ों ने पंजाबियों और पश्तूनों को अपनी कॉलोनियल सेना में भर लिया। इनाम के तौर पर उन्हें कैनाल कॉलोनियों में खेती के लिए बड़ी बड़ी ज़मीनें दी गई।
वहीं दूसरी तरफ सिंधी और बलोच लोगों को सत्ता, सेना और अर्थव्यवस्था के ढांचे से पूरी तरह किनारे कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, ये सब मिलकर कभी कोई बड़ा विद्रोह न कर सके। आज के मॉडर्न पाकिस्तान में भी बलोचों और पश्तूनों के बीच जो भी खूनी स्ट्रगल हो रहा है, या कराची में सिंधी और मुहाजिरों के बीच जो पुरानी टेंशन है, उसकी असली स्टोरी अंग्रेजों ने 150 साल पहले लिखी थी। उन्होंने डूरन लाइन जैसी फर्जी लकीरें खींचकर एक ही डीएनए और एक ही कल्चर वाले लोगों को अलग अलग खांचों में हमेशा के लिए बांट दिया। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो एक नई और बहुत ही अजीब आइडियोलॉजिकल चैलेंज सामने आया। नए देश में पंजाबी, बलूच, सिंधी, पश्तून और बंगाली जैसे बिल्कुल अलग अलग लिंग्विस्टिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल ग्रुप्स थे। वहीं पाकिस्तान जो बना था वो इस्लाम की आइडेंटिटी पर बना था। इन सभी लोगों को एक साथ बांधने के लिए नई सरकार ने इतिहास को ही सबसे पहले अपना हथियार बनाया। लेकिन 1947 में जो बंटवारा हुआ, इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट समझना बड़ी भूल होगी। इस विभाजन ने उन लाखों लोगों को सदियों पुरानी सिंधु घाटी की मिट्टी से उखाड़ दिया जो यहाँ की रगों में बसे थे। मुहाजिर और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए। ये इतिहास के उस घाव को और गहरा कर देता है जो आज भी कराची की गलियों से सरहदों तक महसूस किया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड किताबों ने एक मैन मेड और लीनियर हिस्ट्री लिखनी शुरू की। इन किताबों ने देश के 7000 साल पुराने सिंधु घाटी के शानदार इतिहास को नकार दिया। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया गया कि उनका असली इतिहास 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ शुरू होता है। मिडिवल हिस्टोरिकल बुक चचनामा को सिर्फ एक धार्मिक टकराव की किताब बनाकर पेश किया गया, जबकि असल में अगर आप उस किताब को बारीकी से पढ़ें तो वो सत्ता, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इंसानी लालच का बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेकुलर डॉक्यूमेंट है। इतिहास को सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से रंग दिया गया ताकि एक नया राष्ट्रवाद खड़ा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ज़मीन के अंदर जो सच दबा हुआ होता है उसे कागज़ों से आप दबा नहीं सकते बहुत दिनों तक। डॉक्टर मुबारक अली और एतजाज़ एहसान कुछ ऐसे बेहद सीरियस पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने स्टेट के नैरेटिव को खुला चैलेंज दिया। डॉक्टर अली का साफ मानना है कि इतिहास को सिर्फ एलीट क्लास या राजमहल के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इतिहास को उन किसानों, जाटों, मेड़ कबीलों और आम लोगों की नज़र से देखना होगा जिन्होंने हर सत्ता का जुल्म सहा। एतजाज़ हसन अपनी मशहूर किताब में द इंडस पर्सन का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो पूरे दावों के साथ कहते हैं कि भले ही वक्त के साथ इस ज़मीन के लोगों का रिलीजन बदल गया हो, उनकी सत्ता बदल गई हो, उनकी ज़ुबान बदल गई हो, लेकिन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों की रगों में आज भी हूबहू वही खून दौड़ रहा है जिसने मोहनजोदड़ो की ईंटें रखी थी। दोस्तों, आज के पाकिस्तान के लोग अरब, फारस या तुर्क हमलावरों के सीधे वंशज नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग बहुत ही गर्व से दावा करते हैं। वो इसी ज़मीन के प्राचीन हड़प्पन और स्टेपीज़ के लोगों का एक अटूट और बहुत ही प्योर बायोलॉजिकल हिस्सा है। सदियों की भयानक उथल पुथल, बड़े बड़े एम्पायर्स के पतन, भयानक युद्धों और सियासी चालाकियों के बाद भी यहाँ के लोगों का बुनियादी वजूद नहीं बदला है। अब क्या आपको लगता है कि किसी देश की पहचान उसके भौगोलिक इतिहास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसके मॉडर्न पॉलिटिकल नैरेटिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? पाकिस्तान को अपनी स्कूली किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को डिटेल से पढ़ाना चाहिए या नहीं? क्या मार्शल रेस की थ्योरी जैसी कॉलोनियल सोच आज भी साउथ एशिया के आपसी स्ट्रगल्स की जड़ है? अपनी राय कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com।
लेट्स माइक अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।